मेरा नाम गोपाल शर्मा है। मैं अलीगढ़ ज़िले का निवासी हूँ और मैंने इस बार अपनी यूपी पीसीएस 2018 की परीक्षा में हिंदी मीडियम से टॉप रैंक और उसके अलावा मैंने टोटल मेरी ओवरऑल 15 रैंक प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक और वीडियो आपके सामने शेयर की थी और उस वीडियो में मैंने अपनी जो भी मेरी जर्नी रही है सफलता की, मैंने वो शेयर की थी। लेकिन उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे मिले कि मुझे ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी अपनी जो कि मेरा ज्योग्राफी था मुझे उसकी शेयर करनी चाहिए, तो मैं उसी के लिए आपके सामने आज थोड़ा सा आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर जो हैं वो मेंस के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिंदी और ऐसे के पेपर के बाद में अगर हमको एग्ज़ाम में लीड लेनी हो तो ऑप्शनल पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर हम ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर को देखें तो ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर आपके होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी और सेकंड पेपर उसमें इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन आता है। तो टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, हमें दोनों सेक्शन ए और बी में से मिला करके 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने इसके लिए जो किया था वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि पेपर 1 में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें जो पार्ट 1 है आपका, उसके अंदर 5 यूनिटें आपकी आती हैं, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशिनोग्राफी, फिर बायोजियोग्राफी और उसके बाद में एनवायरमेंटल साइंस। तो इसमें जो आपकी शुरू की 3 यूनिट हैं यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, अगर आप इन 3 यूनिट्स पर अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आपका जो प्री है वो आसानी से होगा ही होगा। प्री में ये 3 ही यूनिट पूछी जाती हैं और मेंस में भी अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो इन 5 यूनिटों को आप अच्छे से तैयार करके 3 क्वेश्चन के आंसर इजीली आप दे सकते हैं। इसके बाद में आती है जो पार्ट बी है, उसमें आपका ह्यूमन ज्योग्राफी आता है। उसके अलावा उसमें थिंकर्स आते हैं, तो इसमें आप थिंकर्स वाला जो चैप्टर है आप उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए, उसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है आप उसको कवर कर लीजिए और जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल, उसमें जो आपके इंडस्ट्री के टॉपिक्स हैं जैसे चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग का आपका हो गया, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो गया, कागज़ उद्योग हो गया, लोहा और इस्पात उद्योग आपका हो गया। तो ये कुछ 5 से 6 इंडस्ट्री आपको तैयार करने हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर लगातार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद में आपका रह जाता है यूनिट नंबर 10, जिसको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी चूँकि बहुत ही ज़्यादा छोटी है और उसके अलावा इसके नोट्स आप इजीली बना सकते हैं, तो इतने पार्ट को आप करिए। यानी कि जो पेपर 1 है ज्योग्राफी का, उसमें पार्ट 1 की 5 यूनिटों को आप कवर करिए और 5 यूनिटों में से 3 क्वेश्चन के आंसर आप एग्जाम हॉल में लिखिए, आसानी से आप लोग लिख देंगे। और उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें जो थिंकर्स वाला चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 6 यानी कि यूनिट नंबर 6 और जो सबसे जो 9th यूनिट है आपकी ट्रांसपोर्टेशन वाली, आप इन दोनों को स्किप करके बाकी की 3 बची हुई जो यूनिट्स हैं इनके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और बचे हुए 2 क्वेश्चन के आंसर आप एग्जाम हॉल में दे करके अपने सारे 5 के 5 क्वेश्चन को आप इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो पेपर 2 है उसमें इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहली यूनिट आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की आती है। तो उसमें सारी चीज़ें आपकी नदी के प्रवाह तंत्र हो गए, उसके अलावा मृदाएँ हो गई, उसके अलावा भारत के जो उच्चावच हैं, पर्वत निर्माण, पठार और जलोढ़ मैदान, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। तो आप इस पहली यूनिट को अच्छे से कवर करिए, क्योंकि प्री के टाइम पर जब आप तैयारी करते हैं तो ये यूनिट सबसे ज़्यादा मैटर करती है, सबसे ज़्यादा इसी यूनिट में से आता है। और इवन पूरा जो फर्स्ट पार्ट है, जो आपका ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें से ही प्री का लगभग सारा पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वो खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर आप आएंगे यूनिट नंबर 2 पर, तो यूनिट नंबर 2 में आपके वन्यजीव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का सेक्शन है। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन को यहाँ कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ कवर कर लीजिए। अदरवाइज जो जीएस पेपर 3 है वहाँ पर भी आपका एनवायरमेंट का पोर्शन आता है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको वहाँ भी कवर कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ लिख लिया तो फिर वहाँ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक तीसरी यूनिट है वो पर्यटन की है। तो पर्यटन में भी कुछ खास आपको नहीं करना है। पर्यटन किसको कहते हैं, पर्यटन की मतलब पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, सरकार को और क्या क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो सेकंड पार्ट था आप इसमें पर्यटन वाली चैप्टर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद में जो चौथी आपकी यूनिट आती है वो आती है पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन की जो सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट हो गया, उसके अलावा पॉपुलेशन की जो आपकी ग्रोथ रेट है वो हो गया। तो ये जो सामान्य विशेषताएं हैं, इनकी साक्षरता दर और सेक्स रेशो, इन सभी चीज़ों को आप छोटा छोटा सा समराइज करके लिख लीजिए। इसको कोशिश करिएगा कि आप मैप में जितना अच्छे से आप इसको लोकेट करके दिखा सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा थोड़ा सा फायदेमंद है। उसके बाद में आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका जो सबसे जो 6th यूनिट है वो आपकी उसमें एग्रीकल्चर आता है। तो कृषि की विशेषताएं हो गई, उसमें प्रमुखतः जो एग्री इकोलॉजिकल जोन है, एग्री क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इनमें डिफरेंस के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद में आपको इसमें जो 7th और 8th यूनिट है यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है,
उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपकी जो सबसे इसकी लास्ट यूनिट है आपकी, उसमें मल्टी लेवल प्लानिंग वगैरह है, तो आप उसको अगर चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर स्किप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको जो प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं सिल्वर लाइन का या अरिहंत का, आप वो लेके उनसे छोटे छोटे से सिनॉप्सिस बना करके इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। पार्ट जो पेपर जो 2 है उसमें भी आपको यही 2 काम करने हैं। पार्ट ए से आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं और जो पार्ट बी है उससे आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। तो इस तरीके से आप अपने टोटल पाँचों के पाँचों क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। पेपर 1 में कुछ आपके गिने चुने मॉडल्स पूछे जाते हैं, जैसे वेबर का इंडस्ट्री का मॉडल हो गया, उसके अलावा वॉन थ्यूनेन का मॉडल हो गया, रिवलैंड थ्योरी हो गई, स्पाइकमैन का एक प्रिंसिपल हो गया, स्पाइकमैन का जो रिवलैंड प्रिंसिपल है वो, हार्टलैंड प्रिंसिपल हो गया, उसके अलावा रोस्टोव का मॉडल पूछ लिया जाता है, माल्थस का मॉडल पूछ लिया जाता है, और जनसंख्या का जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये पूछ लिया जाता है। तो ये गिने चुने कुछ 6 से 7 मॉडल्स हैं जो आपको तैयार करने ही करने हैं, और इनसे हर बार क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये मेरी ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी थी। अब आते हैं नोट्स फॉर्मेशन पे कि नोट्स के लिए क्या करना चाहिए। तो नोट्स के लिए सबसे पहले आप जो भी जिस पेपर के भी आप नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले आप फ्रंट पेज पर उसका सिलेबस लिख दीजिए, उस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, और उसके बाद में जब आप नोट्स बनाएं तो ध्यान ये रखें कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके आप सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर इजीली आप दे पाएँ। कभी कभी आपको कुछ और नोट्स बनाने के लिए आप जो एनसीईआरटी की 11th और 12th की जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी है, 12th की जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी है, उसके अलावा डीआर खुल्लर की जो बुक है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपकी समझ से बाहर है या आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर के अरिहंत का या सिल्वर लाइन का सॉल्व पेपर ले लीजिए। अरिहंत का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है, तो आप अरिहंत का सॉल्व पेपर ले लीजिए और सॉल्व पेपर से उन क्वेश्चंस के छोटे छोटे से सिनॉप्सिस के रूप में उनको लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो ज्योग्राफी है वो कवर आपका हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मेंस के दूसरे पेपर की, यानी कि जीएस के पेपर्स की। तो जीएस के पेपर्स में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो सेकंड और थर्ड पेपर है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक नेचर का होता है। तो आज मैं पेपर की स्ट्रेटेजी नहीं, उनके आंसर राइटिंग के तरीके के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। जैसे कि जीएस का पेपर जो 1 है उसमें हिस्ट्री का सेक्शन आता है। तो अगर आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन कोई भी लिखने को दिया जाता है तो आप उसमें उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप किसी ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी घटना से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आप मेन बॉडी में कोई भी आंसर लिखें तो आप उसमें ईयर्स यानी कि जो सन आते हैं उनको ज़रूर आप मेंशन करें। उसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चन को एक सीक्वेंस्ड मैनर में लिखने की कोशिश करें। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि वल्लभ भाई पटेल का स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात तो जो विलीनीकरण हुआ था रियासतों का, उसके संबंध में एक क्वेश्चन आया था। तो आप उसमें स्वतंत्रता से पूर्व जो भी इन्होंने काम किए थे उनको एक सीक्वेंस्ड मैनर में दिखाएं कि 1928 में ये किया था, उसके बाद में 30 के आसपास ये किया था, फिर 35 के आसपास ये किया था, उसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात ये किया था। यानी कि हिस्ट्री के जब भी क्वेश्चन लिखने को आएंगे आप उनको एक सीक्वेंस्ड मैनर में लिखिए। उसके अलावा इसके अलावा जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी इसमें सबसे बाद में आता है, सबसे लगभग 5 से 6 मिनट को ये कवर करता है। तो ज्योग्राफी के पोर्शन को आप जब भी लिखें तो उसमें हमेशा एक मैप या डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप उसमें मैप चार्ट फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैप बनाने के लिए या फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप ब्लू और काले पेन से तो सामान्यतः लिखते हैं, लेकिन इनके लिए आप मैपिंग पेन्स का यूज़ कर सकते हैं। और मैपिंग पेन्स में आप 2 कलर के मैपिंग पेन्स यूज़ कर सकते हैं, 2 या कोई भी एक, वो आपके ऊपर है आप कैसा यूज़ करें। इसमें वॉयलेट कलर का यूज़ कर सकते हैं और एक पिंक कलर का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप नोट्स बनाएं तो नोट्स आप प्री कम मेंस के हिसाब से बनाएं, यानी कि प्री के साथ साथ आप मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाएं। क्योंकि प्री का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत कम इस तरीके से दिया गया है कि आपको कुछ उसमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेंस का टॉपिक, जब आप मेंस का जो सिलेबस है जब आप उसको देखेंगे तो उसमें टॉपिक बिल्कुल एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिकोड करके दिया है। तो जब आप नोट्स बनाएं बिल्कुल शुरुआत में, तो जो पहले प्री और मेंस दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप पहले उनको रखें। एग्जाम्पल के तौर पर जो पेपर 1 है उसमें आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसके अलावा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया वो है ना, उसके बाद में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो प्री के टाइम पर बहुत कम पूछा जाता है। तो अगर आप उसको ना भी बनाएंगे, आप प्री जब आपका एग्जाम हो जाए और जब आपको लगे कि आपको मेंस देना है तो आप तब तैयार उसको कर सकते हैं। सिमिलरली वर्ड हिस्ट्री का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं भी नहीं पूछा जाता, वो केवल मेंस में आता है, तो आप उसको बाद में तैयार करें। इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है वो भी आपका बाद में पूछा जाता है, तो आप उसको तैयार करें। और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनकी पेपर 1 की लास्ट की 4 से 5 यूनिटें हैं वो ऑलरेडी जीएस के पार्ट में कवर हो जाती हैं। उसी तरीके से जो पेपर 2 है उसकी भी जब आप नोट्स बनाएं तो शुरुआत की जो यूनिटें हैं आपकी वो सारी की सारी
एम लक्ष्मीकांत की बुक से ही कवर हो जाती हैं, तो आप वो कर लीजिए। उसके बाद में ई गवर्नेंस का जो पार्ट है उसके लिए आप बाहर जा कर के एक छोटा सा पतला सा प्रिंटेड आप नोट्स ले आइए किसी भी कोचिंग का। दृष्टि आईएएस का अगर आप नोट्स ले लेंगे तो वो बहुत छोटा सा है, पतला सा है, तो आप वहाँ से उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद में आते हैं पेपर 3 में। तो पेपर 3 में आपका जो शुरुआत के जो सेक्शंस हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके अलावा बजट है। तो गरीबी बेरोजगारी को आप पहले पेपर में भी देखेंगे और थर्ड पेपर में भी देखेंगे। यानी कि जो टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों या एक से ज़्यादा पेपर्स में आपके आ रहे हैं, तो आप उनको इस तरीके से कंपाइल कीजिए कि उनमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके इस तरीके से कवर हो जाएँ कि वो हर चीज़ों को मतलब दोनों पेपरों में लिखने के लिए काम में आ जाएँ। आप उसमें डेटा का यूज़ कर सकते हैं, कमेटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या अदर कोई स्पेशल फैक्ट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर का पोर्शन उसके अंदर आता है, फसलें आती हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग आता है, तो वो आप जीएस पेपर जो 2 है आपका इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें आप वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। उसके अलावा उसमें फिर आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक आता है, वैश्वीकरण और उदारीकरण का टॉपिक आता है। तो उदारीकरण वैश्वीकरण आप पेपर 1 में भी पढ़ेंगे और पेपर 3 में भी पढ़ेंगे, तो आप उसको किसी भी एक पेपर में आप कंक्लूड करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो आईआर का टॉपिक है, डिफेंस का टॉपिक है, वो आपका आता है पेपर 3 में, आप उनको भी उसमें लिख लीजिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे टॉपिक्स को आप और सेलेक्ट कीजिए जो दोनों पेपर में कॉमन है, और दोनों पेपरों में कॉमन होने की वजह से उनको इस तरीके से किसी एक पेपर में कंपाइल कीजिए ताकि किसी एक पेपर के ऊपर आपका ज़्यादा बर्डन ना पड़े। अगर आपको लगता है कि जो जीएस पेपर 1 है उसके नोट्स आपके ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, नोट्स ऑन एन एवरेज आपके 120-130 पेजों के अंदर आ जाने चाहिए, इतने के अंदर अगर आपके नोट्स आ रहे हैं तो आपके नोट्स ठीक हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा भी आपको नहीं लिखना है और इतना भी नहीं लिखना है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। आपको बस इतना लिखना है कि आपके जो मेंस के आंसर्स हैं उनको आप इजीली वहाँ पर लिख पाओ। उसके अलावा जीएस का जो पेपर 4 है, एथिक्स का पेपर, उस एथिक्स के पेपर में भी आपके टॉपिक्स आते हैं। उसमें आपको जनरली टर्मिनोलॉजी का बहुत ध्यान रखना होता है। पेपर में आपका इसके नोट्स बनाने के लिए आप या तो किसी कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स ले सकते हैं, लेकिन प्रिंटेड नोट्स की जगह आप कोशिश करें कि खुद की लैंग्वेज में अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए आप लेक्सिकॉन की बुक यूज़ कर सकते हैं, और एक अरिहंत की बुक आती है सत्यनिष्ठा नीति शास्त्र के नाम से, तो आप इसको ले सकते हैं। तो इन दोनों बुक्स के सहयोग से आप अपने जीएस के पेपर 4 के जो नोट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। जीएस के पेपर में जो आंसर राइटिंग है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसमें केस स्टडीज़ हैं उनको अक्सर सॉल्व करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो केस स्टडी को सॉल्व करते टाइम पर सबसे पहले आप उस केस स्टडी को 2 से 3 बार पढ़िए। उसके बाद उसमें जितने आपके मूल्य निहित हैं उन सारे मूल्यों को लिख लीजिए। जनरली केस स्टडी में आपका करुणा का मूल्य, उसके अलावा सार्वजनिक जो सेवा है उसका मूल्य, उसके अलावा कर्तव्य निष्ठा, उत्तरदायित्व, ये जो कुछ कॉमन मूल्य हैं जो आपको हर केस स्टडी में मिलेंगे। तो आप इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी केस स्टडी का समाधान दें, और बीच बीच में कोशिश करते रहें कि उन टर्मिनोलॉजी को आप ज़रूर केस स्टडी में डालें, तभी आपकी वो आकर्षक लगेगी। क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आप, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पेपर 1, 2 और 3 में आपके पास में मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट का खूब सारा स्कोप होता है, लेकिन पेपर 4 में आप मैप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही आप उसमें कोई डायग्राम बना सकते हैं। तो पेपर 4 में जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो उसमें फ्लो चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, जिस तरीके से जैसे समाधान करने की अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लें कि अगर हमारे पास पहले से कोई शक्ति ऐसी दी गई हो तो क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई शक्ति नहीं दी गई हो तो हमें क्या करना चाहिए। उसके अलावा अगर हमारे पास इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं है तो हम पुराने जो मैटर्स हैं उनको देख करके भी उनका काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो एथिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो ये मेरी जीएस के पेपर्स के लिए आंसर राइटिंग के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी। जीएस का जो पेपर 2 आता है उसमें आप जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू को नहीं सामने लेकर के आएंगे तो वो लगेगा नहीं कि वो आपने उसको जीएस 2 के हिसाब से लिखा है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पुट आपको हर जगह डालना है। इसके अलावा इसमें कुछ आपके वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो जो बहुत कॉमन से इंस्टीट्यूट हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके अलावा ICJ हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है ना। तो और इसके अलावा आपका IBRD, मतलब जो भी आपके मेन जो आपके जैसे WTO है, जो भी आपकी मेन संस्थाएं जो अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, तो आप उनको अच्छे से कवर करके जाइए। और इसके अलावा जो संस्थाएं बिल्कुल करंट में, प्रेजेंट में जो आपकी न्यूज़ में चल रही होती हैं, आप इनको भी करके जाइए। जीएस पेपर 3 का जब भी आप आंसर लिखें तो उसमें डेटा का यूज जरूर करें, कमेटी का आप जो जिक्र है वो आप उसमें ज़रूर करें। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को आकर्षक बना सकते हैं। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स के लिए हम क्या फॉलो करें। तो करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली पीसीएस के लिए मैं आपको बता दूं कि प्री के पार्ट के लिए आपको जो प्रतियोगिता दर्पण है PD, उसके शुरुआत के जो 20 से 30 पन्ने होते हैं वही आपको केवल पढ़ने होते हैं। पूरी PD पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको। उसमें
जो आर्थिक परिदृश्य है, सामाजिक परिदृश्य है, आप उसको, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसके अलावा खेलकूद का थोड़ा सा हिस्सा आता है। उसके बाद में आप बाद में अगर जाएंगे तो स्मरणीय तथ्य यानी कि रिमेंबरिंग फैक्ट्स करके एक चीज़ें आती हैं। उसके अलावा एक सार संग्रह आता है। अगर आप यही 4-5 चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो प्री तो आपका ऑलरेडी निकल जाएगा। मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पीडी के ये टॉपिक्स तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है वो, या जो क्रॉनिकल की जो मैगजीन है वो आप पढ़िए। तो इनसे आपका क्या होगा, करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। और न्यूज़पेपर के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जो दैनिक जागरण आता है, नेशनल एडिशन, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो जनसत्ता है उसके एडिटोरियल्स को भी देख सकते हैं। यदि कोई आपको चैनल फॉलो करना हो तो स्टडी आईक्यू चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और दृष्टि आईएएस के एक शॉर्ट सिनॉप्सिस करके एक चैनल आता है, इसमें शॉर्ट नोट बना के देता है, वो टू द पॉइंट, दृष्टि आईएएस टू द पॉइंट करके एक प्रोग्राम आता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ से आप अपने करंट के नोट्स बना सकते हैं। अगर किसी साइट को फॉलो करना चाहते हैं तो साइट के लिए दृष्टि आईएएस की एक साइट है, आप केवल उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें डेली वो ऑडिटोरियल, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से डालते हैं, तो यहाँ से आपकी करंट की एक अप टू डेट तैयारी आपकी होती रहेगी। उसके बाद आती है कि जब भी ये नोट्स बनाएं तो फिर किस तरीके से। तो नोट्स बनाने के लिए जो जीएस के पेपर है इनमें आपको पूरा जब पेज लीजिए तो उसके बीच में आप एक लाइन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि छोटे से छोटे शब्दों में अगर आप नोट्स बनाएंगे, कम से कम पेजों में जितना आपका नोट्स आएगा वो आपको अंदर से उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो आप बीच में आप उसके लिए एक अंडरलाइन कर लीजिए और हर यूनिट के नोट्स बनाने के बाद में 1 से 2 पेज उसके लिए खाली छोड़ दीजिए, ताकि अगर कोई करंट का अपडेट अगर कोई आता है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको वहाँ पर लिख लें। इससे क्या होगा कि आप करंट से अपडेट भी रहेंगे और आपके नोट्स भी साथ ही साथ अपडेटेड होते रहेंगे। मेंस में अगर आंसर राइटिंग जैसे करने को आता है तो चारों पेपर्स की आंसर राइटिंग मैंने आपको भी बताया कि आपको किस तरीके से डालना है उसमें। इसको आप और एक तरीके से समझ लीजिए कि आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को लिखें हमेशा उसको 3 पार्ट में लिखें, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मेन बॉडी और उसका कंक्लूजन। ध्यान आपको ये रखना है कि आप उसकी मेन बॉडी को बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखें, छोटे छोटे पैराग्राफ के रूप में लिखें। ज़्यादा पैराग्राफ बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल क्रिस्प एंड जो बिल्कुल सटीक जो आपकी जानकारी है वो आपको उससे जानना चाहते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है निष्कर्ष वाली। तो निष्कर्ष में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो निगेटिव में होती है, यानी कि क्वेश्चन आपको निगेटिव लगता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कंक्लूजन हमेशा लिखें उसका वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप कोई भी चीज़ कह रही है कि सरकार ने ये काम किया है, ये गलत है, उसकी निंदा करिए या उसकी विवेचना करिए, तो टैलेंडर्स को आप देख लीजिएगा, उसमें जो भी पूछ रहा है, जैसे किसी में विवेचना जैसे करने को आया है, गुण दोष बताने हैं उसमें आपको दोनों को। उसके अलावा अगर व्याख्या करने को आया तो आपको सिंपल लिखना है, वर्णन करने को आया है तो आपको सिंपल लिखना है। तो टैलेंडर्स के साथ साथ जब आपका जो कंक्लूजन लिखने को आए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कंक्लूजन आपको कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है। ठीक है। दूसरे इसके बाद में मैं एक दूसरा टाइप पार्ट आपको बताता हूँ, प्री की तैयारी जब हम करते हैं तो करने के साथ हमारे साथ समस्या ये रहती है कि हम सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद जब टेस्ट पेपर लगाते हैं तो हमारा जो स्कोर है वो लगातार शुरुआत में तो ठीक रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके या तो बढ़ता है, लेकिन हमारे सामने समस्या ये रहती है कि हमारा स्कोर ठीक से नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब जितना एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें ज़रूरी है उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जो भी पेपर आप लगाएं तो उसको पेपर को बाद में फिर एनालिसिस करें। एनालिसिस करने पर आपको पता चलेगा कि किस पार्ट में आप वीक हैं और किस पार्ट में आप बहुत अच्छे से मतलब अपना स्कोर कर पा रहे हैं। तो जो पार्ट आपका वीक है उसके क्वेश्चंस को, या जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं उनको आंसर की से तो देखें ही, लेकिन कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप उनको बुक से मिलाएं, क्योंकि जब आप उनको बुक से मिलाएंगे तो उसके पेरीफेरी जो आसपास की है आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। और बुक से जब पेरीफेरी आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आसपास के 1-2 क्वेश्चन और आपके सही होने के चांसेस हों। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन के 4 अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें सही अगर पूछा है तो कोई एक ऑप्शन सही होगा, या गलत ऑप्शन पूछा है तो आपका केवल एक ऑप्शन गलत होगा। आपको केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं रहना है। सही ऑप्शन को सही क्लिक करने के बाद बाकी के बचे हुए 3 ऑप्शन को भी एनालिसिस करिए कि क्या वो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बैंकिंग सुधार से संबंधित कमेटी आई और कमेटी में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि नरसिम्हन कमेटी, उसके अलावा 3 कमेटी और दी गई हैं, आपको सही ऑप्शन पता है कि इसका आंसर ये है, लेकिन बाकी की जो 3 कमेटी हैं आप उनके बारे में भी जानिए कि ये 3 कमेटी किससे संबंधित हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन उन्हीं कमेटियों से संबंधित आता है तो आप उसको आसानी से सही कर पाएँ। इस तरीके से जब आप अपनी गलतियों पर काम करेंगे और गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली राइज होगा और आप प्रीलिम्स को क्रैक करने के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएंगे। इसके बाद में जो तीसरी बारी आती है वो आती है आपकी इंटरव्यू की। प्री के बाद मेंस के बाद में आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल जो लोकल जो न्यूज़ हैं आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज़ हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपसे किसी भी चीज़ के बारे में व्यू मांगा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे अगर पूछ रहे हैं कि भाई RCEP
मैं भारत को क्या शामिल होना चाहिए, आपको क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप जब अपने व्यू दें तो उन व्यू में आप थोड़ा-सा इस तरीके का रखें कि वो व्यू एक तरीके से बैलेंस्ड हो, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब किसी के प्रो ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी के मतलब एक के पक्ष में वो ज़्यादा ना जाए। तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर देने के साथ में ही मतलब बोलने की उनके सामने हैबिट हो जाए, इस तरीके से आपको आंसर देने की आपसे अपेक्षा की जाती है। और चूँकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो प्रशासक से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आसपास की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मतलब थोड़ा-सा अपना ओपिनियन दें। तो आपके आसपास जो भी घटनाएँ चल रही हैं लोकल लेवल पर, आप उनको रखेंगे और बिल्कुल इंटरव्यू में आप बिल्कुल रिलैक्स और काम होकर के जाइए। वो आपसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है उसका टेस्ट ऑलरेडी मेंस के एग्ज़ाम में हो चुका है। तो आप मेंस के एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस और जीएस का जो मतलब पूरा सिलेबस है, उसके अलावा ऑप्शनल को पढ़ने की अगर आप चाहते हैं कि हम ये सारा का सारा पढ़ के जाएँ, तो वहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको भी नहीं पता और आपसे जो पहले दे चुके इंटरव्यू उनको भी नहीं पता था कि उनसे क्या पूछा गया था और आपसे क्या पूछा जाने वाला है। तो कभी भी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, रिलैक्स होकर के अपना काम करिए और इस तरीके से प्री मेंस और इंटरव्यू की आप अलग-अलग स्ट्रैटेजी बना करके काम कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपके लिए बुक सजेस्ट किए दे रहा हूँ, जो बुक्स हैं आपकी तैयारी करने के लिए प्री के तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। उसके लिए आप जैसे आपका अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो आप 6 से लेकर के 8th तक की ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए। उसके अलावा 11th की दोनों ओल्ड एनसीईआरटी और दोनों न्यू एनसीईआरटी, 12th की दोनों ओल्ड एनसीईआरटी, दोनों न्यू एनसीईआरटी। उसके अलावा आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। घटना चक्र की जो किताबें आती हैं आप उनको ले लीजिए और उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके नोट्स हैं वो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बने होने चाहिए, यानी कि जो पार्ट आपके मेंस में आने वाले हैं वो आप प्री के एग्ज़ाम के बाद बनाइए और जो पार्ट आपके प्री और मेंस दोनों में आते हैं आप उनको प्री के टाइम पर ही बना लीजिए, ठीक है ना? और उसके अलावा उसमें अगर करंट का अपडेट आपको करना रहता है तो हर यूनिट के नोट्स बनाने के बाद में 1 से 2 पेजों को आप खाली छोड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए शुरुआत में आप देख करके लिखिए, शुरुआत में चाहे 5 क्वेश्चन लिखिए लेकिन देख करके लिखिए। उसके बाद में धीरे-धीरे कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को बिना देखे और एक एनालिटिकल वे में अपने आप लिखने की कोशिश करें। इसके लिए आप एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं कि जब भी आप न्यूज़पेपर में कोई भी एडिटोरियल पढ़ें, तो उस एडिटोरियल के आधार पर जो मेंस में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बेसिस पर अपने आप अपना एक क्वेश्चन बनाएँ और उसको लिखने की कोशिश करें। आप क्वेश्चन लिखने के बाद में अपने किसी भी एक ऐसे जानकार व्यक्ति को जो इसकी तैयारी कर रहा है या जिसने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो भी चीज़ें आपकी एथिक्स की जैसे एथिक्स का पेपर है उसके लिए अक्सर आपको मटेरियल का समस्या रहता है, तो बिल्कुल कोचिंग के किसी प्रिंटेड नोट्स पर रिलाई करने की जगह सारे के सारे जो पेपर्स हैं उनके नोट्स अपने हाथ से बनाएं। किसी दूसरे के नोट्स पढ़ने से भी आपको थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि किसकी मेंटलिटी कितनी है, कौन किस तरीके से कितना जानता है, वो उसके नोट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को काफ़ी सारी चीज़ें पता है तो वो नोट्स को बहुत छोटे रूप में बनाएगा, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता तो उसके नोट्स काफ़ी बड़े होंगे। तो आप नोट्स अपने हिसाब से बनाएं, किसी दूसरे के नोट्स पर बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप बिल्कुल ना लें, लेकिन एक अंधानुकरण उनका करने से बचें, ठीक है? उसके अलावा जो ऑप्शनल के पेपर हैं, ऑप्शनल के पेपर को और जीएस और हिंदी और एससी का पेपर है, इनको अच्छे से कर लीजिए। आंसर राइटिंग करते टाइम पर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जीएस के पेपर हैं उनमें आपको वर्ड लिमिट का फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हिंदी के पेपर में और ऑप्शनल के पेपर में पीसीएस के एग्ज़ाम में कोई भी वर्ड लिमिट नहीं है। यहाँ आपको चीज़ों को इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर को पता चले। जैसे ज्योग्राफी के पेपर को स्पेशली देखें तो 15 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको आते हैं। तो 15 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये 15 का है और ये 10 का है। आप उसको करने के लिए 4 से 4.5 पेज का आप 4 से 4 पेज का लगभग आप एक 15 नंबर वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसके अलावा 3 से 3.25 या 3.5 पेज का आप 10 नंबर वाला क्वेश्चन लिखते हैं। तो उससे वो डिफ्रेंशिएट ईजिली कर सकते हैं कि ये 15 का है और ये 10 का है। जो आप मैप चार्ट, फ्लोर चार्ट या डायग्राम जो भी आप बनाने वाले हैं उसको बिल्कुल बीचों बीच में बनाने की कोशिश करें। किनारे पर आप उसको ना लिखें या बिल्कुल पेज की शुरुआत में या बिल्कुल पेज के लास्ट में आप उसको ना बनाएं। पेज के बीचों बीच में अगर आप उसको रहने देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो जीएस के पेपर्स हैं उनमें आपको चूँकि प्रिंटेड कॉपी मिलती है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रिंटेड होते हैं और स्पेस भी लिमिटेड होता है और आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रख करके सारे क्वेश्चन करने भी होते हैं। तो सारे क्वेश्चनों को करने के लिए आप अपने टाइम को डिसाइड कर लीजिए। जैसे जो 125 शब्द का क्वेश्चन लिखने के लिए आ रहा है, आप उसमें 7 से 7.25 मिनट का टाइम दे सकते हैं और जो 200 शब्द का क्वेश्चन लिखने की आ रहा है उसमें आप 10 से 11 मिनट का टाइम अपना दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगभग 170 से 175 मिनट के अंदर आप अपना पूरा पेपर ख़त्म कर सकते हैं।
कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो आप अगर आपका 4 नंबर का या 10 नंबर का या 8 नंबर का भी एक क्वेश्चन छूट गया तो आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे काफ़ी हद तक पीछे रह जाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप उसमें फ्लो चार्ट या डायग्राम से ही बस उसको केवल दिखा करके आ जाइए। सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे बस एक ही अपेक्षा करते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी में इन तरीक़ों को अपना करके अपना जो मेंस है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और फिर आप इंटरव्यू के लिए जा कर के अपने कैरियर की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। तो ये मेरी ओवरऑल एक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको शेयर की। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो इसी पर आपकी जो डीकेटी चैनल है इस पर पड़ी हुई है, और लेकिन चूँकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि किस तरीके से ऑप्शनल की तैयारी और जीएस के पेपर में हेल्प करें और कोई भी बुक बताएं, तो मैंने इसके लिए आज अपना ये थोड़ा सा डीकेटी को दोबारा से बताया, तो उन्होंने मेरा ये इंटरव्यू लिया, और उसके लिए मैं डीकेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों से हो सकता है आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएं, और आप बिल्कुल एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर के अपना जो राष्ट्र निर्माण है या जो देश के मतलब उसमें अपना योगदान दे पाएंगे।